नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं बांग्लादेश बॉर्डर पर लाइनों में खड़े घुसपैठियों की तस्वीरें। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को डिटेक्ट और डिलीट करने के बाद डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जो बांग्लादेशी कई साल से बड़े आराम से अवैध तरीके से बंगाल में घुसे, हमारे देश में बसे, अब वो जल्दी से जल्दी वापस भागने की फिराक में है। बंगाल में सरकार बदली, फिजा बदली और बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद अपना सामान समेटकर बॉर्डर पर पहुंच गए। नोट करने वाली बात है कि शुभेंदु अधिकारी ने तो पुलिस को निर्देश दिया है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे घुसपैठियों को अरेस्ट न किया जाए, जेल न भेजा जाए, होल्डिंग सेंटर्स में न पहुंचाया जाए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। बीएसएफ उन्हें बांग्लादेश अथॉरिटीज को सौंपेगी, क्योंकि सरकार कानूनी पर्चे में पटकर घुसपैठियों को लंबे वक्त तक मांस भात खिलाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बंगाल में जो घुसपैठिए खुद ब खुद अपने मुल्क वापस लौट रहे हैं, उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा, लेकिन जो घुसपैठिए छुपे हैं उन्हें खोज खोज कर होल्डिंग सेंटर्स में डाला जाएगा। बंगाल के 2 जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं, बाकी सभी जिलों में बन रहे हैं। 2 होल्डिंग सेंटर्स में कितने घुसपैठियों को पहुंचाया जा चुका है, वहां किस तरह के इंतजामात हैं, यह भी आपको दिखाऊंगा। और जो बांग्लादेशी बॉर्डर पर पहुंचे वो हमारे देश में कैसे घुसे, बंगाल से केरल तक कैसे पहुंचे, उन्हें किसने पनाह दी, किसने उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए और वो वापस क्यों लौटना चाहते हैं, उन्हें किस बात का डर है, और क्या घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलेगा। सरकार ने आज जो हाई पावर कमेटी बनाई है उसमें कौन कौन मेंबर होंगे, उनका काम क्या होगा, अमित शाह ने डेमोग्राफी चेंज को रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई है, इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको शुभेंदु अधिकारी की बात सुनाता हूं, इससे आपको समझ आएगा कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन क्यों हुआ और उनके दिल में इतना खौफ कैसे भरा। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है, और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। अब मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर टेंशन हो गई है। कुछ लोगों ने सोसाइटी में बकरे जमा कर लिए, जबकि प्रशासन ने कुर्बानी की जगह तय की हुई है, खुले में या रेजिडेंशियल सोसाइटीज में कुर्बानी पर रोक लगेगी। इसके बाद भी मीरा भाईंदर की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मुस्लिम परिवारों ने कुर्बानी के लिए 40 से ज़्यादा बकरे जमा कर दिए। हिंदू परिवारों ने इसका विरोध किया, लेकिन मुस्लिम परिवार नहीं माने, तो बात बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता तक पहुंच गई। हिंदूवादी संगठन के लोग सोसाइटी के बाहर इकट्ठा हो गए, मुस्लिम पक्ष से बात की, आरडब्ल्यूए से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। दोनों पक्षों में झड़प हुई, कुछ लोगों को चोट आई, बजरंग दल के कार्यकर्ता पर ब्लेड से हमला हुआ। इससे माहौल और खराब हो गया, हंगामा हुआ, मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया, लेकिन जब मुस्लिम पक्ष सोसाइटी में कुर्बानी पर अड़ा रहा तो बजरंग दल के कार्यकर्ता सोसाइटी के गेट पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जब इससे भी बात नहीं बनी तो बजरंग दल के लोग सुअर ले आए, लेकिन हालात बिगड़ते इससे पहले ही पुलिस ने इंटरवीन किया, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को रोका, फिर मुस्लिम पक्ष के लोगों को भी समझाया। बजरंग दल के लोगों ने कहा वो लोग 20 घंटे से
मुस्लिम पक्ष के लोगों को समझा रहे थे, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन वरादेव के आते ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी में बिजली संकट पर आज योगी आदित्यनाथ ने सीधी और साफ बात की। योगी ने कहा, यह सही है कि बिजली की दिक्कत है, लेकिन सरकार पावर सप्लाई को बहाल करने की हर संभव कोशिश कर रही है। योगी ने कहा कि अगर आम लोग भी बिजली की बचत करें तो इस चुनौती का मुकाबला करने में आसानी होगी। योगी ने पावर सप्लाई में आ रही परेशानियों के कारण बताए। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका की जंग के कारण एनर्जी की सप्लाई चेन टूट गई है। ऊपर से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण बिजली की डिमांड जबरदस्त बढ़ी है और ज्यादा लोड के कारण यूपी के 8 पावर प्रोडक्शन प्लांट्स में अचानक काम करना बंद कर दिया। क्योंकि देश में भी बिजली की डिमांड ज्यादा है, इसलिए नेशनल पावर ग्रिड से बिजली मिलने में मुश्किल हो रही है। इन सब का असर पूरे राज्य में बिजली सप्लाई पर पड़ा। फिर योगी ने भरोसा दिलाया कि वो खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और सरकार की पूरी कोशिश है कि लोगों को मुश्किल न झेलनी पड़े। योगी की बिजली बचाने की सलाह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से एनर्जी के बड़े सोर्स ऑयल एंड गैस की सप्लाई चोक्ड है और हालात कब सुधरेंगे किसी को नहीं मालूम। ईरान और अमेरिका फाइनल एग्रीमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। ऐसे में पीस डील कैसी होगी, कब होगी, इसको लेकर पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है। अमेरिका ने साउथ ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के ईरान के ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने ईरान पर हमले सेल्फ डिफेंस में किए। इन हमलों से ईरान की स्पीड बोट्स और मिसाइल्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटीज को नुकसान पहुंचा है। पंजाब में आज एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। नशे की बढ़ती प्रॉब्लम के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए मशहूर पॉप सिंगर हनी सिंह ने बीजेपी से मदद मांगी। हनी सिंह ने आज बीजेपी के महासचिव तरुण चुग से मुलाकात की और कहा कि वो पंजाब में नशे के खिलाफ मुहिम में बीजेपी का साथ देना चाहते हैं। वो खुद इसका शिकार हो चुके हैं, इसलिए नौजवानों को नशे के जहर से बचाना चाहते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਨੀ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਰੁਣ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ ਸਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ सारी चीज़ें। आखिर में गणपति बप्पा के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आपको बता दूं। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह अब मुंबई में भी सिद्धि विनायक कॉरिडोर बनेगा। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। यह भव्य कॉरिडोर जब बनेगा तब कैसा होगा, इसकी तस्वीरें भी आज सामने आई। महाराष्ट्र की सरकार इस कॉरिडोर पर 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कॉरिडोर के फर्स्ट फेज में 78 करोड़ रुपए के काम किए जाएंगे। पहले फेज में मंदिर का भव्य एंट्री गेट, अंडरग्राउंड 2 मंजिला पार्किंग, क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम और सौंदर्यीकरण का काम होगा। इसके अलावा भक्तों के लिए सिटिंग एरिया, एंट्री एग्जिट सिस्टम भी डेवलप किए जाएंगे। 225 साल पुराने मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए सरकार ने मेगा डेवलपमेंट प्लान बनाया है। इस प्लान के जरिए कॉरिडोर के आसपास की सड़कें चौड़ी की जाएंगी।